हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिन्मय ट्यूटोरियल्स। वेरी वार्म वेलकम। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम लोग को डिस्कस करना है जो अभी रिसेंटली आप लोगों के लिए एक अमेंडमेंट की लिस्ट आई है जेआईजेएल के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चों का उस पर क्वेश्चंस था कि सर अमेंडमेंट्स को कैसे ऐसे डील करना चाहिए हम लोगों को। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका कि देखो अमेंडमेंट्स हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। एक तो आपके सब्जेक्ट्स कम हो गए हैं, ठीक है। जैसा हम लोगों ने एक वीडियो इस पे पहले भी बना रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपके अब डिलीट हो गए हैं। इसमें मैंने ये भी बताया है कि कौन कौन से अब वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको मार्किंग स्कीम्स में बेनिफिट मिलेगा, मतलब अब उनमें ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। अब देखो उसके अलावा जो अमेंडमेंट्स हुए ना वो मेजरली कौन से हैं, मेजरली केस लॉज जो है वो ऐड हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे केस लॉज हैं, इनफैक्ट ज्यादातर 90% केस लॉज उसमें ऐसे ही हैं जो कि 23 के, 2022 के, 2021 के केस लॉज हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पहली पहली बार आई है, वो लिस्ट वो आ रखी है। और इवन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को तो आपके कंपाइलर्स में भी वो लिस्ट मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आप मुझे खुद बोल दोगे, इवन पहला देखते हैं कि हाँ सर ये तो हमने पढ़ रखा है, आपने हमको ये पढ़ाया है। जैसे कि देखो सबसे पहले हम लोग एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, बेसिक वेरी न्यूमरल उसमें चलते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन में देखो सबसे पहला जो केस आया था ना, लैंडमार्क जजमेंट बन चुका है ये बेल के लिए। सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस सीबीआई का केस था ये बेल के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि जो वो लोग एथिक्स मानते हैं ना बेल का, कि बेल इज अ रूल, बेल इज अ एक्सेप्शन, उसको वो लोग कैसे और अच्छी तरीके से एनफोर्स कर पाए, स्पेशली ईडी के रिलेटेड अरेस्ट के अंदर। ठीक है, आप लोग एक बार इसको रीड करिएगा, ये वैसे आपको आपके कंपाइलर में कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मिल जाएगा। और जो बच्चे यहाँ पर हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो भी एक बार यहाँ पर ये सारी पीपीटीज को ऐप के थ्रू जाकर ले सकते हैं और इसको रीड आउट कर सकते हैं एक बार। बाकी इसके अंदर हमको बेसिकली जो मिलेगा वो बेल के रिगार्डिंग रूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम इसके बाद। देखो अब हम लोगों के पास सेकंड क्वेश्चन है। ये जो सेकंड केस है ये भी हम लोगों ने कर रखा है। कैसे कर रखा है कि ये जो केस है ये आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 से रिलेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हमारा आर्टिकल 13 क्या कहता है, सबसे पहले तो वो हमको क्या देता है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है और हमको लॉ की डेफिनेशन भी देता है। फिर वो आर्टिकल 13 में दो क्लॉज है, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि भैया जो आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और आपकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है ना वो कैसे काम करती है। तो इन्होंने यहाँ बोल रखा है कि अगर एक बार किसी लॉ को हमने वॉइड डिक्लेयर कर दिया और वो कैसा है, वो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो वॉइड अब इनिशियो होगा, उसका आप रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पीछे से भी लागू मत करो। जो उसके अंदर डिसीजंस अभी तक आ रहे थे कोर्ट्स के या गवर्नमेंट के, लेकिन अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, तो वो पीछे वाले डिसीजंस भी नलिफाई हो चुके हैं। इसमें ये बोला गया है, आप लोग एक बार इसको रीड करिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास जो थर्ड केस है ना ये रिट जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, रिट जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, अब रिट जुरिस्डिक्शन का क्या है, हम लोगों को आर्टिकल 32 में और 226 के तौर पर एक रेमेडी के टाइप दे रखा होता है रिट्स। लेकिन कोर्ट के पास क्या है ना, देखो पीआईएल्स है, एसएलपीज हैं, रिट्स हैं, तो उनको ना इतना टाइम मिलता नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट उनको नहीं मिलता, तो उन्होंने क्या एक मैकेनिज्म बना रखा है। उन्होंने बोल रखा है कि अगर किसी भी लिटिगेंट को कोई इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव रेमेडी मिल सकती है ना, कोई इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव रेमेडी, तो उसको वहां से बोलो कि भैया आप एक ये इफेक्टिव रेमेडी है, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। रिट्स पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है रिट्स लेने की, कृपया आप दूसरे वाले को आगे आने दें और आप वो ऑल्टरनेट रेमेडी जो एज गुड एज अ रिट है वो ले लें। ठीक है, चलते हैं अब हमारे अगले केस के ऊपर। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ही चेंजेस थे, थोड़ा बहुत आपका बिल्स वगैरह का जो पोर्शन है वो और हट गया है, क्योंकि आप लोगों को रिक्वायर्ड वो था नहीं ज्यादा फाइनेंशियल बिल्स और इन सब के बारे में जानना, तो वो और हम लोगों ने हटा दिया है आईसीएसआई ने। फिर उसके बाद हमारा लेसन नंबर 3 आईओएस में भी है ना एक केस लॉ है, वो आया है यहाँ पे। ठीक है, इस केस लॉ के अंदर सीधा सीधा ये बोला गया है कि आप लोगों के लिए कब कब क्लियर रहेगा कि कोई भी तरीके का एक्सटर्नल एड रिक्वायर होता है। तो इसमें यहां पर यह बोला गया है, अगर लिटरल रूल लग रहा है, लिटरल रूल से क्या मतलब है, अगर लॉ इज वेरी क्लियर इन इटसेल्फ तो हमको फिर इंटरनल एड्स की जरूरत है। मतलब उस
बुक के अंदर, उस लॉ के एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी से उसको इंटरप्रेट करा जाए। किसी भी तरीके के एक्सटर्नल एड की तरफ हमको मूव करने की जरूरत नहीं है। देन हम लोगों के पास देखो फिर लेसन नंबर 6 सीपीसी है। ठीक है, सीपीसी के अंदर कुछ कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो बोलेंगे कि सर ये तो आपने पहले से ही करा रखे हैं। जैसे कि अभी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ कुछ चेंजेस आए हैं हमारे पास में। पहले एक बार हम लोग ये लैंडमार्क केस है ये डिसाइड कर लेते हैं। एक बार ये केस को डिस्कस करें ना हम लोग, तो हम उससे पहले ये देखना पड़ेगा। देखो आप सब लोग जानते हो कि सिविल लिटिगेशंस में बहुत लंबा टाइम लगता है, लाइक इट टेक्स 5 years 10 years तक भी लग जाते हैं सिविल लिटिगेशन में। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि यहाँ पर कोर्ट ने क्या दिए है ना, कोर्ट ने 12 डायरेक्शंस दे दिए हैं। किस चीज के लिए? स्पीडी ट्रायल के लिए। अब उन डायरेक्शंस को मैं आपको एक बार समरीली बता देता हूं। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि भैया समन्स जो है ना, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को और तालुकात को बोलो कि समन को टाइम पे और सही जगह पे पहुंचाए। दूसरी गाइडलाइन उन्होंने दी है रिटन स्टेटमेंट को लोग टाइम से भरे, अगर टाइम से नहीं भर रहे हैं तो उनको उनके रिपरकशंस झेलने पड़े। उसके बाद थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया है कि जैसे ही हमारे पास प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आ गया है तो हम लोगों को ऑर्डर नंबर 10 के अंदर एक बार उनके एडमिशंस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। फिर उन्होंने नेक्स्ट बोला है कि अगर आपको लगता है ना कि कोई भी तरीके का ऑल्टरनेट रिजोल्यूशन आप कर सकते हैं, मतलब कि एडीआर के अंदर जा सकते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा जा सकता है कोर्ट के बाहर भी, तो सेक्शन नंबर 89 का उपयोग आप जरूर करें। और कितने में करें वो डिटरमाइन 1 वीक के अंदर अंदर कर दें। और कैसे करें? ओपन कोर्ट के अंदर कर दें। उसके बाद वहां पर नेक्स्ट उन लोगों ने दिया हुआ है कि जब आप तारीख सेट करो ना फर्स्ट हियरिंग की, तो हमारे जो लर्न एडवोकेट्स है ना उनसे भी पूछ लीजिए। बिकॉज रियल लाइफ कोर्स में क्या चलता है, जूनियर आता है सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए कि सीनियर आज अवेलेबल नहीं है, दूसरे कोर्ट में एंगेज है, तो सर प्लीज एडजर्नमेंट दे दीजिए। ये भी मैटर्स को बहुत ज्यादा डिले करते हैं। तो हम पहले ही क्या रहे, उनको ऐसे एनेबल करें कि वो अपना कैलेंडर्स को एडजस्ट कर सके, बोथ द जस्टिस सिस्टम ऑल्सो एंड द बार ऑल्सो। तो बेंच एंड बार के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना रहे। उसके बाद ट्रायल जजेस पॉसिबल करें कि वो एक डायरी मेंटेन करके रखें और वो हर दिन के जो जो कंप्लीटेशन ऑफ ट्रायल्स है ना वो उसमें रिकॉर्ड करके रखें। ऑर्डर 11 जो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शंस के बारे में बात करता है, इंटेरोगेटरीज के बारे में बात करता है, उसको इस्तेमाल करा जाए। ऑर्डर 12 में एडमिशंस टाइम से लिए जाए। ऑर्डर नंबर 17 के अंदर जो भी हमको मैटर दे रखा है वो सब डे टू डे परफॉर्म करा जाए। और उसके बाद हम लोगों को बोल रखा है कि ऑर्डर नंबर 20 की टाइमलाइन जो जजमेंट है हमारा, उसकी टाइमलाइन पे हम लोग अडेर रहे। और जैसे जैसे हम लोगों का टाइम जाता जाएगा वैसे वैसे हमको पता लगेगा कि जो टाइम वेस्ट हो रहा था, जो टाइम लीकेज हो रहा था, वो इन 12 पॉइंट स्टैब्लिश्ड पॉइंट्स को मानने से वो पॉइंट बहुत कम बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोर्ट्स ने बोला है कि पेंडिंग ट्रायल्स को खत्म करने के लिए हमको ये 12 पॉइंट्स अपनाने हैं। और इवन जो फ्यूचर लिटिगेशन आने वाली है उनमें भी हमको ये 10 पॉइंट्स रखने हैं। नेक्स्ट केस बड़ा नॉर्मल सा है। वो क्या बोल रहा है, देखो हम लोग क्या है ना, लिमिटेशन एक्ट के अंदर हम लोगों को सेक्शन नंबर 5 के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज दे रखा है फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। बट अगर हमको सूट्स को कंडोन कराना है ना डिले में, तो हम लोगों को वहां पर सीपीसी के अंदर आना पड़ता है, ऑर्डर 6 के अंदर। वहां पर हम लोगों को बोल रखा है कि कभी भी डिले कंडोनेशन में ना केस के मेरिट्स पे मत जाओ। आप लोगों को सिर्फ क्या देखना है कि ये व्यक्ति यहां तक पहुंचने में लेट क्यों हो गया, क्यों इन्होंने लिटिगेशन में आने में देरी करी, क्या ये अपने राइट्स को लेकर विजिलेंट है या विजिलेंट नहीं है, सिर्फ हमको इतना देखना है। अब उसके बाद देखो कॉज ऑफ एक्शन, मैंने आप सबको कॉज ऑफ एक्शंस के ऊपर सारी बातें कर रखी है आपसे ऑर्डर 2 रूल 2 के अंदर। इवन हम लोगों ने नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी के बारे में भी सारी बातें कर रखी है। मैंने आप लोगों को प्रॉपर डिफरेंसेस सब कुछ लिखवा रखा है कि नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। एक बार आप इसको रीड आउट भी करिएगा, आपको पूरी बातें सारी की सारी समझ में आएंगी। अगेन मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर पे मैं कभी भी बताता हूं, यहाँ पर जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं सबको ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 10 तक तो अच्छे से याद होंगे पूरी तरीके से, ताकि सीपीसी के ऊपर उनकी कमांड हमेशा अच्छे से बनी रहे। देन जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है हम लोगों के पास
कि सर ये जो नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं इनको कैसे डील करें, तो मैं अगली बार और पिछली बार हर बार मैं एक ही बात बोल दूंगा आपसे कि ये जो लॉज है इनको करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है पुराने वालों से ही। सेक्शंस के नंबर्स बदले हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट्स बदले हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। हम लोगों को की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या देखने हैं, ये हम लोगों के सामने ये लिस्ट बनी हुई है। ये पहले भी देखने हैं क्रिमिनल लॉ को समझने के लिए, आज भी देखने और आगे भी देखने रहेंगे। तो इस पे आप वरी मत करिए, आप बस ये देखिए कि क्या हमको ये जो लिस्ट है, क्या हमको इस लिस्ट में जो टर्म्स दे रखे हैं क्या ये पता है। अगर नहीं पता है तो हम लोगों को इनको एक बार हमारे कंपाइलर या नोट से रेफर करना होगा, वहां पर आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। तो ये आउटलाइंस है, आप एक बार देखिए। हम लोगों के 3 क्रिमिनल लॉज थे, तीनों बदल चुके हैं। आज उनका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। सबकी आउटलाइंस आपके लिए हमने बना रखी है यहाँ पे, आप प्लीज इसको एक बार रेफर करिए और ये देखिए कि क्या मेरे को सीबीटी, क्या मेरे को यहाँ प्रोविजन फॉर कंपाउंडिंग सबके बारे में पता है या नहीं पता है। अब उसके बाद हम लोगों के पास देखिए लिमिटेशन एक्ट आ रहा है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट में भी थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन किस चीज के चेंजेस आए हैं, ये बेसिकली केस लॉस को लेके, और आपके पास कोई ऐसा सब्सटैंशियल चेंज आया हुआ नहीं है, ठीक है। देखो अब लिमिटेशन एक्ट में हम लोगों को ये बता दिया गया है इसके अंदर कि सेक्शन नंबर 5 के अंदर जो आप कंडोनेशन करते हो ना डिले का, वो आपको कैसा करना है, हर केस के फैक्ट्स उसके अलग है। ये तो हमको मालूम ही था, कोर्ट्स ने रीइटरेट करा है अपनी बात को कि हर केस में आपको सफिशिएंट रीजन ढूंढना पड़ेगा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए, ठीक है। ठीक है, अगेन यहां पर भी हम लोगों के पास बात क्या आई है, देखो ये केस है ना इंपॉर्टेंट है। इस केस पे मुझे मेरी इंस्टिंक्ट भी इस बार कहती है कि शायद तक क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक सवाल का जवाब दिया है जो काफी टाइम से ढूंढा जा रहा था उसका जवाब, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का टाइम हमको नहीं पता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की आखिरी तारीख कौन सी थी, तो हम फिर लिमिटेशन पीरियड में चालू कैसे करें टाइम को। तो कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट को हर बार ये देखना पड़ेगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कि कब इम्प्लाइड परफॉर्मेंस वहां होनी चाहिए थी, और उस दिन से फिर उनका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। वेदर द सूट वाज फाइल्ड बियॉन्ड अनलेस अ केस फॉर एक्सटेंशन, however no time is fixed for performance, the court will have to determine the date on which the plaintiff has notice of refusal on part of defendant for performance of the contract। मतलब कब नोटिस लग गया था प्लेंटिफ को कि डिफेंडेंट परफॉर्म नहीं करने वाला है, उसने कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल ब्रीच कर दिया है, ठीक है। आई होप ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब इसको प्लीज जरूर से रेफर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको इसी बार के अटेम्प्ट में ये केस लॉ मेंशन करना पड़ जाए, ठीक है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, आई होप आपके लिए हमारी ये मेहनत पीडीएफ बनाने की पूरी चिन्मय ट्यूटोरियल्स की टीम की तरफ से आप लोगों के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।